हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। माई सेल्फ दीपाली खरे। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सीरीज की ओर, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स। तो हम देख रहे हैं व्यावसायिक वातावरण के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज में। तो ये है अति लघु प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक वातावरण से क्या तात्पर्य है। इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ही पूछी है। तो व्यावसायिक संगठन के नियंत्रण से बाहर की सभी शक्तियां, बाहरी संस्थाएं और व्यक्ति के योग को व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। उन्हें बोला है कि व्यावसायिक संगठन, बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे जितनी भी बाहरी शक्ति है, जिसमें हम क्या है, एक संस्था को, एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक व्यक्ति को ले रहे हैं। तो उनके योग को, दोनों को, व्यक्ति और संस्था के योग को, मीन्स दे आर बोथ आर इक्वल, तो उसके योग को हम एक बिजनेस एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। अब बाहरी शक्तियों में ग्राहक भी हो सकता है, हमारा आपूर्तिकर्ता भी हो सकता है। कई सारे जो घटक है वो इन व्यावसायिक पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं। तो व्यक्ति और संस्था की समग्रता को हम एक साथ लेके बिजनेस एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ बताई गई शक्तियाँ विभिन्न प्रकृति की हो सकती हैं। जैसे अब इन्होंने शक्तियों को किस किस प्रकार में बता दिया। सबसे पहले है सामाजिक। समाज में लोग आ गए, क्योंकि मनुष्य एक समाज का प्राणी है, सामाजिक तंत्र है। तो समाज से ही, मनुष्य से ही समाज बना है। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक में भी बहुत सारे ग्राहक आ गए, निवेशक आ गए, जो प्रोड्यूसर्स आ गए, बहुत सारे जो तत्व हैं वो आर्थिक घटक में भी आते हैं। तीसरा है राजनीतिक। इसमें आ गई हमारी सरकारें आ गई, ठीक है, टैक्स सिस्टम्स आ गए बहुत सारा। कानूनी में आ जाएगी हमारे टैक्स, जो हम लॉज जो बना रहे हैं, अधिनियम या नियम या विनियम, कुछ भी हम बना रहे हैं वो कानूनी में आ जाएगा। और या तकनीकी। तो तकनीकी में आ गया, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट या उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई भी तकनीकी चीज़ें, प्रौद्योगिकों की चीज़ें आ जाएंगी तकनीकी में। तो ये सारे घटक हैं जो जिनके प्रकार है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी या तकनीकी, ये एक व्यावसायिक पर्यावरण पर इफेक्ट करते हैं। तो संगठन ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है। वो बोलते हैं कि ये सारे जो घटक है तो वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, मीन्स हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन ये विशेष रूप से एक प्रभाव डालते ही डालते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद की डिजाइन को दक्षता के साथ बदलने में से बाजार में उसकी मांग बढ़ जाती है, जबकि औसत से कम प्रदर्शन और खराब डिजाइन के परिणाम स्वरूप उत्पाद घटिया हो जाएगा। अब इन्होंने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके डिजाइन को बदल रहा है, या हम उसमें कुछ लेबलिंग अच्छी कर रहे हैं, डिजाइन बदल रहे हैं, तो उसका पूरा लुक बदल जाता है। तो उससे वो क्या है, वो साइलेंट मार्केटिंग करता है। कोई भी अगर प्रोडक्ट होगा, उसका हम उसकी और डिजाइन बदलते हैं या कोई आकार रूपरेखा नहीं देते हैं, तो वो क्योंकि ग्राहक को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो डिजाइन अगर बदल रहा है तो उससे उसकी मांग बढ़ जाएगी, जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि एक जो लेबलिंग और ये साइज से, वो एक साइलेंट मार्केटिंग करता है, अपना साइलेंट स्पोक्समैन होता है डिजाइन को। उसके लिए किसी हमें सेल्समैन को खड़ा करने की जरूरत नहीं होती। अगर आकर्षक डिजाइन लेबल है तो जो कस्टमर होता है वो अपने आप वो गुड्स बाई कर लेता है। भाई अगर हम घटिया किस्म का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी मांग जो है, डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो व्यावसायिक वातावरण इन्हीं सबको प्रभावित करता है, जितने भी ये घटक है उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें व्यक्ति और संगठन मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कि बाहरी शक्तियां हैं जो एक तरीके से इतने आयामों की तरह एक वातावरण पे प्रभाव डालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक वातावरण की समझ व्यवसाय के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है। तो ये बोल रहे हैं कि उसकी जो समझ है, तो व्यवसाय के प्रदर्शन, जो उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस है, उसको कैसे हेल्प करती है बढ़ने में। तो संगठन द्वारा व्यावसायिक वातावरण को ठीक से समझने में वातावरण के अनुसार योजनाएं और नीति, हमें क्या बनाना है, प्लानिंग और जो पॉलिसीज हैं बहुत बेहतर तरीके से बनाना है, विकसित होती है। ठीक है, ऐसे है मदद करती है कि योजना नीति जो होती है वो विकसित होती है, डेवलप होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शन से बेहतर सुधार होता है। ठीक है, अगर आप नीतियाँ अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या प्लानिंग अच्छे से, नियोजन अच्छे से कर रहे हैं, उससे हमारे प्रदर्शन में भी सुधार होता है। ठीक है, यह एक अच्छी तरह से परिभाषित
रणनीति के साथ बाजार में मौजूद किसी भी नकारात्मकता को मुकाबला करने में मदद करती है। अगर आपने अच्छी नीतियाँ बनाई, ठीक है, अगर आपने एक मध्य वर्गीय परिवार की तरफ से जैसे नैनो वगैरह बनाएगी, तो वो क्या है, मध्य वर्गीय जो परिवार था उनकी जो नीति थी उनको पूरा करने के लिए समर्थ थी और आम आदमी के बजट में भी आ रही थी। तो हमने एक नीति को बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके हिसाब से नियोजित किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उससे क्या हुआ, जो नेगेटिविटी थी लोगों के बीच में कि कार खरीदने के लिए हमें महंगा बजट ही चाहिए, तो वो एक आम आदमी भी अब अफोर्ड कर पा रहा था। तो इसका प्रभाव क्या है, नेगेटिविटी हम हटा सकते हो, एक नई पॉजिटिविटी के साथ काम करने में मदद करती है। इससे संगठन को हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद को मिलती है। तो इससे क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो नीतियाँ इम्प्लीमेंट करें हम, फिर उसका परिणाम नहीं होगा तो वो नेगेटिविटी हटाई नहीं, जिससे हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे वो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए कि एक व्यावसायिक फर्म व्यावसायिक वातावरण बनाने एवं अनेक प्रकार संबंधित कारकों के अंतर्गत काम करती है। संकेत व्यावसायिक वातावरण के आयामों का परस्पर संबद्धता को उजागर करने वाला एक उदाहरण। उन्होंने एक उदाहरण पूछा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक फर्म जो है व्यावसायिक वातावरण बनाने के अनेक संबंधित कारक फैक्टर्स पूछे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको कारक हेल्प करती है ग्रो करने में। तो उदाहरण के तहत उन्होंने पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। एक व्यावसायिक संगठन के लिए विभिन्न तत्व आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक संगठन या बिजनेस जो कम्युनिटी है वो बनाने के लिए बहुत सारे आयाम इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर्गत रहते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और परिणाम इन सभी तत्वों पर निर्भर करता है। जो जैसे ये इंटर रिलेटेड रहते हैं कि एक को अगर हमारी प्लानिंग फेल हुई तो हम जो लास्ट में नियंत्रण है वो भी हमारा फेल हो जाता है। तो ये क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड था, इंटर रिलेटेड थे। तो उसी तरह एक संगठन में बहुत सारे तत्व हैं, किसी के फेल होने से उसका जो परिणाम उसी अनुरूप होता है। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण में आर्थिक सामाजिक तकनीकी और कानूनी तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने आर्थिक सामाजिक तकनीकी कानूनी और राजनीतिक तत्व भी इसमें सम्मिलित होते हैं जो व्यवसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये हम देख चुके हैं। तो आप हम उदाहरण से समझते हैं, आइए उदाहरण से समझते हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी पर कारोबारी माहौल के संदर्भ में इन सभी कारकों को संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। अब हमने एग्जांपल लिया है एक ऑटोमोबाइल कंपनी का। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका हमने एक बिजनेस एनवायरनमेंट या माहौल देखा है। तो उसकी क्या क्या कारक हो सकते हैं। अगर वैश्विक मंदी या आर्थिक मंदी है तो इससे कारों की बिक्री कम होगी। इन्होंने इन्फ्लेशन की बात की है। मंदी वो दौर है जहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वैश्विक मतलब वर्ल्ड इन्फ्लेशन है या आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल कोई इन्फ्लेमेशन है कि मतलब पैसे चीज़ें महंगी हो गई है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे कारों भी अगर महंगी हो गई कार, ऑटोमोबाइल कंपनी क्या है महंगी से महंगी डिज़ाइन बना रही है कारों की, तो क्या हुआ अगर इन्फ्लेशन आया तो कार क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। तो उससे उनकी जो सेल्स होती है वो कम हो जाती है। कार खरीदने के लिए आर्थिक कारक भूमिका निभाता है। अब लोगों के पास बजट ही नहीं है तो वो महंगी कार खरीदेंगे कैसे। तो क्योंकि अब इन्फ्लेशन हो गई, चीज़ें महंगी हो गई हैं और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक आर्थिक कारक हो सकता है और इसका असर व्यवसाय पर पड़ता है। तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो कहाँ, हमारी बिक्री पे सेल्स पे पड़ेगा। जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार्स बना रही है या ऑटोमोबाइल इंजन बना के उस पर पड़ेगा, क्योंकि लोग अब खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो उनको घाटा होना निश्चित है। तो दूसरा है नई तकनीक के आने के कारण कार निर्माताओं को इसे उद्योग मानक के रूप में अपनाने की आवश्यकता है जो संगठन के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, नई तकनीक मतलब नई टेक्नोलॉजी आती रहती है समय समय पे। जैसे आजकल कार्स में भी क्या है, जो गियर्स वगैरह है वो चेंज होके आ रहे हैं, ऑटो गियर्स आ रहे हैं। तो ये तकनीकों को अपनाने के कारण भी निर्माताओं का उद्योग मानक जो वो प्रोडक्शन जो उनके लेवल है या मैचिंग लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। तो नई तकनीक जो वो अपनाए। ठीक है, कार बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, कुछ भी उसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है। यह व्यावसायिक वातावरण पर तकनीकी कारों का प्रभाव है। तो ये हो गए तकनीकी कारक जो एक व्यवसाय पे, जो ऑटोमोबाइल कंपनी पे एक कारक, एक फैक्टर के रूप में काम करेगी कि हमें नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। तीसरा है जीएसटी लागू होने से कार। अब जीएसटी कौन लागू कर रहा है, हमारी सरकार लागू कर रही है। ठीक है, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स है जो उत्पाद या सेवाओं पे लगता है। ठीक है, तो जीएसटी
वसूल सकते हैं और व्यापार के लिए जीएसटी अनिवार्य है, जो कारोबारी माहौल पर प्रभावित करने का एक कानूनी कारक है। तो हमने जीएसटी लगा के एक जीएसटी एक्ट के तहत हम जीएसटी ले आए, जिसमें हमने कारों पे लगा दी। कोई ये खरीद रहा, उत्पाद खरीद रहा, तो सेवाओं के रूप में उत्पाद या सेवा को यूज कर रहा है, तो जीएसटी का भुगतान करेगा ही करेगा। ये भी एक अनिवार्य कारक है। तो ये भी एक व्यावसायिक वातावरण को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये पढ़ी है कि क्या है, बिक्री कम हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्थिक कारक है। दूसरा तकनीकी कारक है। तीसरा कानूनी कारक है, जो एक कार के ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रभावित कर रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण से समझा था हमने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक वातावरण की किन्हीं दो विशिष्ट शक्तियों को, स्पेशल पावर्स पूछ रहे हैं, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, के नाम बताइए। तो किसी व्यवसाय को चलाने के तरीके पर विशिष्ट शक्तियों को सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बाहरी शक्तियां हैं, ये स्पेशल पावर्स है, वही बिजनेस एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं। तो यह निम्नलिखित परिवर्तनों के कारण हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने दो पूछा है, दो के तो हमने देख लेते हैं। दो विशिष्ट हमने यहाँ पे 3 का किया है। तो सबसे पहले ग्राहकों की बदलती पसंद। ठीक है, फैशन ट्रेंड बदलता रहता है, तो ग्राहकों की पसंद उससे सीधा इफेक्ट पड़ती है। जैसे कपड़ों का फैशन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का फैशन बदल रहा है, नए मोबाइल्स आ रहे हैं। तो वो पुराने एप्पल आईफोन्स का था, अब क्या है, बहुत सारे नए नए तकनीकी को फोन्स आ रहे हैं, या लैपटॉप्स आ रहे हैं, पेन टच आ रहे हैं। तो तकनीकी और जो ट्रेंड है या फैशन है, वो बदलता रहता है। तो उससे ग्राहकों की भी पसंद बदलती रहती है। वो ग्राहक कभी एक चीज़ या एक फैशन पे नहीं टिका होता है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो चेंजेस ही होता है, उसी अनुसार मांग उठती है, तो वो बदलता रहता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी रणनीति। ठीक है, हमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी रणनीति या उनकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि वो किस अकॉर्डिंग बदल रही है। ठीक है, कि वो क्या नया कर रहे हैं, या वो क्या नया तकनीक अपना रहे हैं एक उत्पाद को बेचने के लिए। तो दूसरी ये हो सकती। तीसरी, निवेशकों की वफादारी में बदलाव। ठीक है, निवेशक जो पैसा लगा रहे हैं किसी भी बिजनेस या उद्यम के लिए, तो उनकी वफादारी मतलब वो कहीं टैक्स नहीं दे रहे हैं या पैसा कम लगा रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनके पन्ने में। तो दो बोला, तो हम ये 3 रूप में हमने इसका अध्ययन करिए कि ये हो सकती है ग्राहकों की पसंद बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और हमें अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, और निवेशकों की वफादारी में बदलाव, कि पैसा नहीं दे रहे हैं या अटका रहे हैं, किसी भी तरह का फंड दे के पूरा वो कोई उद्यम चालू नहीं हो पा रहा। तो ये तीनों उस पर निर्भर होती हैं। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन। 50 के ऊपर चलते हैं। कृष्णा फर्नीचर स्मार्ट ने वर्ष 1954 में अपना परिचालन शुरू किया। ठीक है, परिचालन जो है वो तकनीक, जिसमें मानव और तकनीकी दोनों आता है, तो उन्होंने परिचालन शुरू किया और अपने मूल डिजाइन और परिचालन में दक्षता के कारण उद्योग में बाजार के नेता के रूप में उभरे। ठीक है, तो वो अपनी डिजाइन के कारण फेमस हो गए, जिसमें वो मार्केट लीडर बन गए। ठीक है, फिर उनके उत्पादों की लगातार मांग थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने पाया कि क्षेत्र में नए प्रवेशकों के कारण उनका बाजार हिस्सा बढ़ रहा है। उनके पहले डिजाइन बहुत फेमस हुई, फिर क्या हुआ, उत्पाद उतना घटने लगा, मांग जो बढ़ने लगी। और क्यों हुआ, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स आ गए थे, नए निवेशक आ गए थे बाजार में। फॉर्म में अपने परिचालन की समीक्षा करने का फैसला लिया और तय किया कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उन्हें बाजार के रुझानों का अध्ययन और विश्लेषण करने के और फिर उसके अनुसार अपने उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने की आवश्यकता है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फैसला किया, समीक्षा की, उन्होंने रिसर्च की, मार्केट रिसर्च की, और उससे ये तय किया कि जो उनका कॉम्पिटिटर्स है, जो कॉम्पिटिशन है, उसका सामना करने के लिए उन्होंने रुझानों का, बाजार की नई टेक्निक किया, बाजार की स्ट्रेटेजी किया, मार्केट स्ट्रेटेजी का अध्ययन किया, और ये पाया कि उसके अनुसार उत्पादों को डिजाइन करेंगे, कि मतलब मार्केट की क्या मांग है, मार्केट किस स्ट्रेटेजी पे है, उस अनुसार वो अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे। तो कृष्णा फर्नीचर स्मार्ट के परिचालन पर कारोबारी माहौल के बदलाव में कोई 2 प्रभाव सूचीबद्ध करें। संकेतः प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और बाजार अभिविन्यास। मार्केट क्यों बदल रहा है और कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि कारोबार माहौल के बदलाव में कोई प्रभाव सूचीबद्ध करें, मतलब कुछ बताएंगे जिससे हम इस तकनीक को या इस सॉल्यूशन इसका बताएं। तो चलिए देखते हैं। कृष्णा फर्नीचर स्मार्ट के लिए कारोबारी माहौल में बदलाव के साथ निम्नलिखित प्रभाव देखें, इसका क्या इफेक्ट होगा। वो अपनी स्ट्रेटेजी, मार्केट स्ट्रेटेजी पढ़ के अगर गुड्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव इस प्रकार होगा। प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ठीक है, एक ही तरह के प्रोडक्ट कई सारे, हम जैसे एक कपड़ा हो गया, कॉटन का क्लॉथ हो गया,
वो एक ही बाजार में क्या एक दुकान पे मिलता है, बहुत सारी दुकानों पे मिलता है, तो बहुत सारे वो क्या है उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उसी प्रकार ये क्या बता रहे हैं कि दो जो कारक हो सकते हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव्स बढ़ गए हैं, मार्केट में हमारे प्रतिस्पर्धी बढ़ गए हैं। तो प्रतिस्पर्धा की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती, कॉम्पिटिटर्स बढ़ने से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। दूसरा है अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए डिजाइन में नवाचार की आवश्यकता, इनोवेशन लाना है। आपको अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरीके का इनोवेशन लाना है, नए उपचार, नए तकनीक, नई पद्धति अपना के आप क्या है उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रेटेजी समझने में भी जो लाभकारी होता है। तो ये दो हो गए, एक तो पहले कॉम्पिटिशन बढ़ने से प्रतिस्पर्धा जो प्रभाव डाल रही है, दूसरा उत्पादों में नवीनीकरण लाना है, मतलब कुछ किसी तरह का इनोवेशन आपको लाना है ताकि जो ग्राहक है आपसे आपका उत्पाद और सेवाएं खरीदे। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। चलते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो ये है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक उद्यमों के लिए अपने पर्यावरण को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने इन्वायरमेंट की समझने की क्या ज़रूरत है। तो व्यवसायिक वातावरण को समझना आवश्यक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह किसी संगठन की सफलता या विफलता को निर्धारित करने में मदद करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुलनेस, मतलब क्यों वो निरंतर सफल हो रहा है और क्यों असफल हो रहा है, उसको समझने में मदद करता है। किसी संगठन का कामकाज और प्रदर्शन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके वर्किंग का जो क्या क्राइटेरिया है उस पे उसका परफॉर्मेंस निर्भर करता है, जो बाहरी हो सकता है। ठीक है, जो विशिष्ट शक्तियों का घटक भी हो सकता है। जब हम व्यावसायिक वातावरण को समझते हैं तो विकास में मदद करने वाले कारकों को संचालित करना आसान हो जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट समझ रहे हैं तो उसकी सक्सेसफुलनेस या अनसक्सेसफुलनेस के बारे में तो जानते ही हैं, साथ में उसको वातावरण को कि हम आगे कैसे विकास कर सकते हैं, निरंतर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पॉलिसीज किस तरीके से बना सकते हैं, उसमें मदद करने में, संचालित उसको एग्जीक्यूट करने में ये मदद करता। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये उसी के पॉइंट से व्यावसायिक उद्योग में ये व्यावसायिक वातावरण को समझने का महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो जो हमको महत्व बोला था कि किसी भी कितना कोई सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल है उस पर रहता है, तो ये निम्न बिंदु दिए जिसके द्वारा हम समझेंगे। तो पहला है कि व्यवसाय बिंदु निम्नलिखित उद्यम व्यवसाय के लिए सकारात्मक अवसरों की पहचान करते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आप मार्केट की स्ट्रेटेजी है या पॉजिटिव जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी अवसर है उसकी पहचान करने में मदद करते हैं। ठीक है, इससे पहले पहला कदम उठाने और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते रहने में मदद मिलती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जान लेंगे तो हम अपनी प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटर से आगे निकलते हैं और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा है व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करना, संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं जो संगठन में विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का मार्केट स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम जो क्या खतरे हैं, हमको किससे खतरा है या हम कहाँ पैसा लगाएं या कहाँ निवेश करें कि जिससे हमारा व्यवसाय विकसित करे। तो जो संभावित खतरे हैं, जहाँ सब नुकसान होने की संभावना, उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसलिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन खतरों की पहचान करने और खतरों को बेअसर करने में के लिए सबसे अच्छा समाधान निर्धारित करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जो रिस्क अपॉर्चुनिटी है या नुकसान फैक्टर से हमें होना वाला, अगर हम वो पहचान लेते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, अपना जो रिस्क फैक्टर पहचान रहे हैं, जो हमारे आने वाले समय में जो भी खतरा है उसको पहचान करने में हमें फायदेमंद हो सकता है। अगर हम अपना नुकसान कवर कर लें या स्ट्रेटेजी बनाने के इस पॉइंट पे हमें नुकसान हो सकता है, उसको हम कवर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं, तो ये उसकी पहचान करना होता है। इससे हम पहले से ही सॉल्यूशन निकाल के रख रहे हैं। तीसरा है, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न संस्थानों की आवश्यकता होती है और स्थानीय व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने के उपयुक्त संस्थानों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए हमें संस्थान चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो वो स्थानीय व्यावसायिक अध्ययन दर के उपयुक्त, मतलब हम पढ़ सकते हैं कि हमारी जहाँ फैक्ट्री लोकेटेड है तो हमें यहाँ क्या रिसोर्स मिलेंगे। जैसे अगर हम कहीं जंगल में फैक्ट्री डाल रहे हैं तो हमें रिसोर्स के तौर पे नदी मिल सकती है, पानी मिल सकता है, जो फैक्ट्री कामकाज में मदद कर सकता है, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं पहले से ही। ठीक है, तो इसलिए ये आवश्यक होते हैं। इन इनपुट का उपयोग विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या स्थानीय लोकेलिटी ज्ञान, जैसे कहीं पानी की अवेलेबिलिटी हो गई,
कभी कहीं कच्चा माल हो गया, कच्चा माल हमारे यहाँ से लाने में बहुत पास पड़ेगा या गोडाउन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इससे ना प्रोडक्ट बनाने में क्या होती है, उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में सहायता प्राप्त की होती है। चौथा है व्यावसायिक वातावरण गतिशील प्रकृति का होता है। ठीक है, गतिशील होता है मतलब चेंजेस आते रहते हैं। गतिशील मतलब आगे बढ़ना है लेकिन उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता प्राथमिकताएं और सरकारी नीतियां जैसे कारक मांग के आधार पर परिवर्तित अधीन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं, उपभोक्ता की कस्टमर की जो ओपिनियन है वो बदलता रहता है, वो एक तरीके प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं करता है, तो उसकी हम प्राथमिकता को लेके चलें। और सरकारी नीतियां, जैसे सरकार चेंज हुई, बजट आया, उनकी कई जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं या किसी में कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सरकारी नीतियों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण को जानने से परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। तो अगर हम एक व्यावसायिक पर्यावरण को जानेंगे, उसकी क्या क्या उसमें गतिशीलता, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस कारण से ये दिक्कतें आ सकती हैं, ये उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तकनीकी, कानूनी, राजनीतिक। तो अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको जानने में भी हमें मदद मिलती है। पांचवा है व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से बाजार के रुझान के अनुसार नई योजनाएं और नीतियां तैयार करने में मदद मिलती है, जो इसे वर्तमान परिदृश्य के लिए अधिक प्रासंगिक बनाती है। तो अगर हम किसी भी वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं, बाजार का मार्केट स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, तो इससे हम अपनी उस अनुसार नीतियां की मार्केट में अधिक डिमांड में, मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, या आजकल आईफोन्स का ट्रेंड कम होके नई नई पाम टैब आ रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल्स नए नए आ रहे हैं, गूगल के आ रहे हैं, तो वन प्लस के आए हैं, उसका जो कस्टमर के प्रति रुझान ज़्यादा है। तो अगर ये हम स्ट्रेटेजी मार्केट की फॉलो करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम इसमें जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं उसमें प्रासंगिक बना सकते हैं, मतलब उसको बहुत ईजी बना सकते हैं उस तरह से नीतियाँ इम्प्लीमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। इनको हमें डिफाइन करना। सबसे पहले है उदारीकरण। तो उदारीकरण से हम क्या देख रहे हैं, उदारीकरण ये होता है हमारा लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया का साधन है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां, लेन देन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं किसी भी स्टेट में, उसको ये लिमिटेशन में लेके आता है। ठीक है, तो जो सरकार का नियंत्रण था उसको समाप्त करने में मदद करता है। ठीक है, साधन है। ये निर्णय लेने में व्यावसायिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करता है। हमने पहले भी देखा है कि जो सरकारी हस्तक्षेप है सार्वजनिक क्षेत्र के, उसमें उसकी बाध्यता को ये खत्म करता है, जिसको हम उदारीकरण के रूप में देखते हैं। तो ये वो साधन है जिससे हम निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में, व्यावसायिक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनको आर्थिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, और सरकारी क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है, तो उसी को हम उदारीकरण के रूप में देख रहे हैं। उदारीकरण का उद्देश्य उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। ठीक है, उदारीकरण का क्या उद्देश्य है, ये प्रतिस्पर्धा, क्योंकि ये पॉलिसी है जो 1951 के तहत आई थी। 3 पॉलिसीज आई थी, वो उन्हीं का सबसे पहली पॉलिसी यही थी लिबरलाइजेशन की। तो उसमें हमने क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, कॉम्पिटिटर्स जो कंपटीशन जो था उससे बड़ी थी। यह देशों के बीच विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित करती है। इसमें हम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमने सार्वजनिक क्षेत्रों की सीमा तय कर दी है या खत्म कर दी है, समाप्त करने की कोशिश की। तो इसमें जो बाहरी देश थे या सेवाएं या जो भी गुड्स प्रोडक्ट्स बन रहा था, वो हमारे देश में आमंत्रित होती है। ठीक है, यह व्यवसाय को अपने वैश्विक पदचिन्ह का विस्तार करने में मदद करता है। ठीक है, वैश्विक पदचिन्ह मतलब तो उसका रियल स्टेप है, मतलब कोई सिग्नेचर स्टेप है उसका, या तो पहला कदम बढ़ाने में व्यवसाय की ओर मदद करता है। जैसे बहुत सारे शोरूम्स हैं, एप्पल का शोरूम है, तो आज से बहुत साल पहले देखे तो नहीं था, क्योंकि एप्पल नहीं बाहर की कंपनी है, तो वो उसने भारत में धीरे धीरे विकसित किया। तो ये फर्स्ट स्टेप रखने में, पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो करने में मदद करती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी संस्थानों में धन के प्रवाह से राष्ट्र के अधिक विकास में सुधार हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो बढ़ रही है, तो उससे क्या है, विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, तो उससे भी विदेशी आयामों में धन के प्रवाह, तो जो उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कर रहे हैं, उससे भी एक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको प्रवाह, उसको एक प्रोसेस करने में बहुत मदद हुई, उसमें भी ये सुधार है, इम्प्रूवमेंट हुआ। उदारीकरण को हमने यार के गतिविधि माना, जिसमें हमने क्या किया है, सार्वजनिक
सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम किया और जो प्राइवेट सेक्टर थे वो उनको विस्तार से सुचारू रूप से आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लिबरलाइजेशन, इसका उदारीकरण कहते हैं। दूसरा है निजीकरण, जिसका हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये भी 1991 की पॉलिसी के तहत आया था। तो निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से उसको हम प्राइवेट में कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को हम क्या कर रहा, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करें। जैसे हमने अभी एयर इंडिया का एग्जाम्पल देखा था कि पहले वो इसके तहत थी, सरकार उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में थी, पब्लिक सेक्टर में, तो उसको हमने क्या किया, उसने सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिस भी कारण नुकसान है तो वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई। तो जो ओनरशिप है वो कहाँ गई, सार्वजनिक से निजी की ओर गई, मतलब स्वामित्व सार्वजनिक से निजी की ओर जा रहा है। तो वही चीज हम हस्तांतरित करते हैं। इसे व्यवसाय में विनिवेश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक ये नए तरह का निवेश के विनिवेश मतलब डी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हम जाते हैं। निजीकरण को उद्देश्य उद्योगों में सताई स्वामित्व को कम करना है। ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी संख्या को कम करना और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ही वो पॉलिसी है जो 91 के तहत हमारे पास आई थी। यह सार्वजनिक उद्यमों पर कार्यभार कम करता है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, बहुत पहले क्या थे, पब्लिक सेक्टर्स ही होते थे। 91 के पहले जब ये पॉलिसीज नहीं आई की तो पूरा कार्यभार जो वर्कलोड था वो प्राइवेट सेक्टर से, जब हमने प्राइवेट कर दी चीजें तो ये कार्यभार को भी कम कर रहा है। बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज निजीकरण के तौर पे भी बनाई जा सकती हैं। तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, को प्रोत्साहित करने में आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ठीक है, जो नई बाहर की कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां हैं, वो भी आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया में, और उसको भी प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करता है उनको भी, और एक रूट दिखाता है कि हम बाहर की कंपनी में भारत में निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकती है। तीसरा है वैश्वीकरण, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये 30 की पॉलिसी थी, तो देख लेते हैं। वैश्वीकरण को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकाकीकरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके साथ हम अन्य देशों की भी अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं, इसके साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो एकाकीकरण मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था और दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को समझने में जो मदद कर रहा है उसी को हम बोलेंगे जो एक इक्वल, मतलब हम इक्वल मान के दोनों की स्टडी कर रहे हैं कि हमारे देश से दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, यह सूचना प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और सेवाओं, विचारों, पूंजी और यहाँ तक कि संस्थानों के लोगों के विभिन्न देशों के प्रवाह को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये हम ग्लोबलाइजेशन कैसे समझ रहे हैं कि प्रौद्योगिकी में क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम आज क्या इंटरनेट से दुनिया में किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं, तो हम कुछ भी मंगा सकते हैं, उसमें गुड्स और सर्विसेज भी होती हैं। तो प्रौद्योगिकी मतलब इंटरनेट का यूज करिए, वस्तुओं और सेवाएं जो दूसरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, विचारों, पूंजी और यहाँ तक कि संस्थानों। ठीक है, विचार भी है कि उस देश में क्या कल्चर है। ठीक है, जैसे जापान में कोई और कल्चर है या वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, तो वो हम भारत में भी जान सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, उधर की भी गुड्स और सर्विसेज मंगा सकते हैं। और संस्थानों वहाँ का रिसोर्सेज का यूज करके हम देशों के मुक्ति प्रवाह, मतलब जो एक बाउंडेशन था उसको खत्म कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी समझ रहे हैं और दूसरे भी समझ रहे हैं, वहां से भी स्वागत कर रहे हैं उनके विचारों, उनकी जो भी विचारधारा संस्थान है उनका। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। वैश्वीकरण निवेश, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में। तो हम क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण निवेश, एक तो कोई भी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है, हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत के बाद किसी भी देश में। ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चर भी हम कल्चरल डिफरेंस भी इससे कवर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या है, हम दूसरे देश की भी अर्थव्यवस्था समझ रहे, तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का खान पान या वहाँ की टेक्नोलॉजी, फैशन क्या है, इस सब से भी हम अवगत होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न बाजारों के बीच सीमा पार संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब ये फ्री फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो वो किसके तहत हो रहा है, वैश्वीकरण की तहत। तो इसको हमने 3 नीतियां पढ़ ली, जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 91 की पॉलिसीज के तहत आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सरकार की नीतिगत परिवर्तनों को व्यापार और उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव पर संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट और जो परिवर्तन है नीतिगत, मतलब सरकार की जो नीतियां, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसकी हमें चर्चा करना है। ठीक है,
तो सरकारी नीति और व्यापारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? सरकारी नीति का व्यापार और उद्योग पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो इन्होंने बोला है लाइसेंसिंग नीति। लाइसेंस मतलब क्या है? हम किसी तरह का लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं में ढील देने और आयात शुल्क कम करने में। ठीक है, लाइसेंस जो हम देते हैं कि इतने टाइम तक वैलिड होता है। लाइसेंस क्या है? एक तरह का समय है या अवधि है जो किसी वस्तु या किसी भी उत्पाद के ऊपर है कि हाँ ये मेंबरशिप जैसे हम लेते हैं उसी तरह से लाइसेंस है। तो लाइसेंसिंग नीति जो लाइसेंसिंग पॉलिसी की उसको कम करने के लिए, और आयात शुल्क एक्सपोर्ट जो शुल्क है, इंपोर्ट जो शुल्क है उसको कम करने के लिए घरेलू कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा खिलाड़ी अपनी पेशकश के साथ मैदान में उतरेंगे जिसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हम ये ड्यूटी घटा रहे हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसीज में बदलाव कर रहे हैं या आयात शुल्क घटा रहे हैं, तो इससे कंपनी में क्या है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, कड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आएगा और ज्यादा खिलाड़ी अपनी मतलब बेहतर परफॉर्मेंस की मतलब बहुत सारे निवेशक आएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे मार्केट में। तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो क्या है ये प्रतिस्पर्धा को एक अच्छे स्तर पर लेके जाएगा। दूसरा है प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उपभोक्ता के पास वस्तुओं और सेवाओं के लिए विकल्प उपलब्ध है। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एक ही तरह का प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बना रहे हो, मार्केट में आ रहे हैं, तो उससे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन से क्या है, विकल्प बहुत ज्यादा मौजूद है आपके पास कि अगर एक तरह का स्वेटर्स भी लेने हैं विंटर्स के लिए उनको, या किसी तरह के उनको वार्म कोट्स लेने, तो उनके पास कई सारे कंपनी के विकल्प है कि इस कंपनी में इतना इस तरीके से मिल रहा है, वही मटेरियल दूसरी कंपनी अच्छी गुणवत्ता में दे रही, तो विकल्प बढ़ रहा है कस्टमर का। ठीक है, इससे उपभोक्ताओं की बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं व सेवाओं को मांग बढ़ेगी। तो इससे क्या है, जब गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा है सरकारी नीतिगत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान नीतियों का पालन करते हुए व्यावसायिक उद्यमों की व्यवस्था नीतियों में परिवर्तन होता है, जिससे वे लाभ कमाते रहते हैं। तो सरकारी नीतियों में चेंजेस आएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सरकार द्वारा वर्तमान नीतियों में, अगर गवर्नमेंट आती रहती है अपनी जो है स्ट्रेटेजी चेंज करती रहती है, पॉलिसी चेंज करती रहती है, तो जो सरकार द्वारा वर्तमान नीति एट प्रेजेंट की जो उनकी पॉलिसी है उसको का पालन करने और व्यावसायिक उद्यमों को व्यवसाय नीतियों में परिवर्तन होगा। नई जो प्रेजेंट जो पॉलिसी है उससे क्या है, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं व्यवसाय की नीतियों में और चेंजेस उसी अकॉर्डिंग आएंगे जिससे लाभ कमा सकते हैं। मतलब हम कुछ टैक्स दर बढ़ते रहते, बजट हर साल पास होता है, उसमें जो कर है वो डिसाइड होता रहता, तो उसका प्रभाव क्या है, गुड्स और सर्विसेज में पड़ता, तो उद्यम भी पड़ेगा, तो लाभ कमाने में हमें मदद होगी। चौथा है बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण के साथ कंपनियों को उत्पादों के साथ ग्राहकों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो नए नए कस्टमर या उत्पाद के साथ हम नए नए कस्टमर भी बना रहे हैं। ठीक है, और इसलिए वे अत्यधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अधिक नवीन तरीके से अपनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या टेक्नोलॉजी का जैसे आजकल क्या है कि हमने तो प्रोडक्ट बनाया तो वो एक मार्केट तक सीमित नहीं है, वो हम इंटरनेट पे डाल रहे हैं या ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स पे डाल रहे हैं, तो वो कहीं पे भी किसी भी उसमें आपका ग्राहक बैठा है, किसी भी क्षेत्र में है भारत के या किसी भी स्टेट में है, उससे हम जुड़ सकते हैं। वो खरीद रहा है, जैसे कोई पाशमीना शॉल हो गया, वो कश्मीर के अलावा आजकल इंटरनेट पे अगर या ई कॉमर्शियल वेबसाइट जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट उसके अवेलेबल है, तो कोई भी कस्टमर उसको ऑर्डर कर सकता है, वहाँ की जो विशेषता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ने के साथ हम किसी भी क्षेत्र में ग्राहक तक वो सुविधा पहुँचा सकते हैं इसकी प्रौद्योगिकी की सहायता से। ठीक है, प्रौद्योगिकी और उत्पाद में सभी सुधार प्रशिक्षित जनशक्ति की मदद से ही संभव है। ठीक है, प्रशिक्षित जनशक्ति मतलब ये जनता के लिए ही है कि इंटरनेट और प्रोडक्ट की जो मांग है या इन दोनों का जो मिश्रण है वो प्रशिक्षित जनशक्ति की मदद से संभव है। उचित कौशल के लिए बिना कोई भी संगठन किसी भी योजना को ठीक से क्रियान्वित नहीं कर सकता। ठीक है, उचित कौशल मतलब हम जो उसका लेबर कॉस्ट दे रहे हैं या संगठन में कोई भी योजना बना रहे हैं तो हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी और उत्पाद के लिए प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड जो जनता नहीं है, ट्रेंड जो प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान संदर्भ में मानव संसाधनों में सुधार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें अपने रिसोर्सेज में क्या है परिवर्तन करके चेंजेस लाने से हम हर जनता तक पहुंच सके और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, जनशक्ति तक पहुंचा सके, उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसलिए हम उसमें प्रोडक्ट्स में भी डिस्क्रिप्शंस वगैरह देते हैं। छठा है
बाजार अभिविन्यास महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। बाजार की स्ट्रेटेजी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ग्राहकों की मांग अधिक हो गई है, इसलिए व्यवसायों को भी किसी भी उत्पाद को लॉन्च करने में पहले बाजार का विश्लेषण करना चाहिए। तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या है, मार्केट में अगर रिसर्च करिए तो वो मार्केट की स्ट्रेटेजी समझते हैं कि हम अगर कोई उत्पाद लॉन्च करें तो किस तरह का, जैसे कोई कार लॉन्च हो रही है तो वो किस तरह का ग्राहक अफोर्ड कर पाएगा। तो अगर उन्होंने मार्केट की स्टडी की होगी या रिसर्च की होगी तो वो उस अनुसार उस प्रोडक्ट को बढ़ने में वो सहायता करती है। तो ये प्रभाव डालते हैं सरकार की नीतियां व्यापार और उद्योग पर, इस प्रकार से इन निम्नलिखित बिंदुओं से प्रभाव डालते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीआर इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पायलट परियोजना है, ठीक है। ये जो इन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है पायलट परियोजना के लिए, उनकी एक प्लानिंग के तहत है। यह एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संस्थान और आभासी भंडार का ढांचा विकसित करने में की दिशा में काम करता है। ये क्या है, एकल खिड़की योजना का चला है, जिसमें ये इस तरह की सुविधा दे रहे हैं कि संस्था प्रदान कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए ढांचा प्रदान कर रहे हैं। यह शोधकर्ताओं और आजीवन शिक्षार्थियों और दिव्यांग शिक्षार्थियों सहित सभी शैक्षणिक स्तरों पर निःशुल्क सहायता प्रदान करती है। तो जो रिसर्चर्स हैं हमारे, या जो लाइफ टाइम रिसर्चर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये शैक्षणिक स्तर पर मतलब बिना डिजिटल लाइब्रेरी का क्या पर्पस है कि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट ये एडुकेट करने में या अभ्यास करने में मदद करता है, पढ़ने में, शोध करने में। ऊपर बताया ना व्यावसायिक वातावरण के आयामों को बताएं, तो यहाँ जो ऊपर ये बताए गए जो डिजिटल लाइब्रेरी खोली है इन्होंने, एकल खिड़की सुविधा जो प्रदान करती है और जो शोधकर्ताओं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको निःशुल्क सेवा प्रदान करती है, तो उसके हमें आयामों को बताना है। तो ये देख लेते हैं हम, यहाँ निम्नलिखित व्यावसायिक आयामों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। ये जो पूछा इन्होंने आयाम उस पर डाला है। सबसे पहले शिक्षण संस्थानों के एक अभ्यासी भंडार के ढांचा विकसित करके तकनीकी आयाम पर प्रकाश डालती, क्योंकि ये डिजिटल है। हमने बात की यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये क्या कर रही है, प्रौद्योगिकी नई तकनीकों पर क्या कर रही है, प्रकाश डाल रही है, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी शोध करता है, ये रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ लेके कहीं भी किसी भी जगह से उस बारे में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण संस्थान में आभासी भंडार, क्योंकि बुक्स का भंडार में होता है ऑफिशियली ऑफलाइन होता है, लेकिन जब हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं तो ये एक मदद कर रही है कि कोई भी रिसर्चर्स को या कोई भी वो गूगल पेज या कोई भी अध्ययन करना चाह रहा तो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। तो ये ढांचा, ऑनलाइन का ढांचा एक विकसित कर रही है। दूसरा ये था शिक्षण संस्थानों को, मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये रिसर्चर्स को, शोधकर्ताओं, शिक्षार्थियों, दिव्यांग शिक्षार्थियों को निःशुल्क सहायता प्रदान करके ये सामाजिक आयाम पर प्रकाश डालता है। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, समय समय पर किसी भी फील्ड पे योग्यता हासिल करना चाहते हैं, शिक्षार्थी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेन करें उनको, रिसर्चर्स भी वही होते, शिक्षार्थी भी जो होते, टीचर्स को कहना, वो समय समय पर शोध करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं नई नई चीज़ों का। और अगर ये निःशुल्क है तो ये सामाजिक सेवा भी प्रदान कर रही है। सामाजिक सेवा मतलब कुछ नहीं, किसी तरह का समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क तौर पे, जिसमें हम सामाजिक सेवा दे रहे हैं। जैसे अगर हम अस्पताल खोल रहे हैं तो फ्री का इलाज दे रहे हैं, या शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं तो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी का ये फायदा है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्याज दरों निजी संपत्ति और अचल संपत्ति पर विमुद्रीकरण के प्रभाव, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है हमारे, और जो हमारी निजी संपत्ति है, हमारी प्राइवेट संपत्ति है, एसेट है, और अचल इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिमोनेटाइजेशन का क्या प्रभाव है। तो विमुद्रीकरण का इन क्षेत्रों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। डिमोनेटाइजेशन के 8 नवंबर 2016 की हमारी पॉलिसी थी, जिसमें हमने कुछ मुद्रों का चलन घोषित किया और नई मुद्राएं चलाई थी। उसका प्रभाव ये होगा आपकी इंटरेस्ट रेट पे, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति पे। ब्याज दर सबसे पहले हमने ब्याज दर इंटरेस्ट रेट का पूछा है। तो जैसे ही विमुद्रीकरण हुआ, नगद लेन देन की संख्या कम हो गई, क्योंकि हमने क्या है, जनता से पैसा वापस मंगाया। वो जो जितनी भी जनता थी उनसे क्या किया,
जो पैसे हैं या जो नोट थे, जो नोटबंदी हुई थी, उससे क्या है नए नोटों को उनको दिया, मीन्स नए नोटों की अथॉरिटी इनको दी, वो पुराने वापस मंगाए। तो उससे क्या है रोपड़ दर जो कैश था, नगद था, वो उस पर भी हमने एक लिमिट लगाई कि अगर आप निकाल रहे हैं तो उसने सरकार ने 50,000 तक इस तरह की कुछ लिमिट लगाई थी, तो वो कम हुआ। तो नगद का लेन देन जो कैश में हम कर रहे थे वो कम हुआ। धन जन खातों के रूप में बैंक जमा में वृद्धि हुई, ठीक है। तो लोग क्या है नोट एक्सचेंज ने बैंक के पास ही आए, तो उसमें क्या हुआ, जो खाते थे उसमें बैंक जमा में वृद्धि हुई, मतलब उनके जो भी डिपॉजिट्स थे फिक्स डिपॉजिट के उसमें वृद्धि हुई। देश के लोगों द्वारा अधिक वित्तीय बचत की गई, ठीक है। तो वित्तीय वजह जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो उनका बढ़ गया, बचत की ओर उन्होंने किया, क्योंकि हमने इसमें नगदी का कम किया था, प्रभाव नगदी का कम किया, और धन जो फिक्स डिपॉजिट थे या सेविंग्स के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हुए। निजी संपत्ति जो हमारे पर्सनल एसेट थे उसमें निजी संपत्ति में गिरावट देखी गई, क्योंकि पुराने नोटों को बड़ी मात्रा में लेन देन संभव नहीं था। अब लोग जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे थे या कार खरीद रहे हैं, जो भी वो निजी संपत्ति अपनी बना रहे हैं, तो उसमें गिरावट, उसमें डिक्रीज हुआ, जो इंक्रीजमेंट जो लोग ज़्यादा खरीदते थे उसमें गिरावट आई, क्योंकि बड़ी मात्रा में लेन देन संभव नहीं था, क्योंकि जो बड़े कैश ट्रांजैक्शन थे वो आप क्या है कैश के तौर पे संभव नहीं थे, इसलिए उसमें गिरावट देखी गई। लास्ट है रियल स्टेट। रियल स्टेट मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनियां हैं, तो वो हो गया हमारा रियल स्टेट, ठीक है, अचल संपत्ति। तो नोटबंदी के कारण रियल स्टेट की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि रियल स्टेट ऐसा स्टेट है जो क्या है भारी कैश पे ही डिपेंड था। पहले नोटबंदी से पहले भारी मात्रा में लेन देन हो रहा था, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो उसमें भी डिमोनेटाइजेशन के बाद गिरावट देखी गई। रियल स्टेट उद्योगों में कारोबार में भारी गिरावट देखी गई, और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था वो हमारा रियल स्टेट था। कंस्ट्रक्शन हो या प्रॉपर्टी कोई बाई कर रहा है ना, तो उसमें ये भारी गिरावट देखी रही। तो विमुद्रीकरण का ये प्रभाव पड़ा ब्याज दरों पे, निजी संपत्ति पे और रियल स्टेट पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड टू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज की वीडियो में, जो है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप। थैंक यू वेरी मच।